अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़। लास्ट क्लास में एंड किया था मैंने क्रेडिट इम्पेयर्ड और जून 19 का क्वेश्चन 5 आप लोगों ने किया था। ठीक है, क्रेडिट लॉसेस का एक रिकैप दे देता हूं क्योंकि आप भूल-भाल गए होंगे सारा। एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस का कॉन्सेप्ट ये है कि फाइनेंशियल एसेट अभी रिकॉर्ड ही होता है और हम वैसे उल्टा उल्टा सोचना शुरू कर देते हैं कि पैसे डूब ही जाने। तो जितने पैसे डूबने हैं वो क्रेडिट लॉस, और पैसे डूबने का खतरा जिस वाक़े की वजह से होगा उस वाक़े के होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, जब उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। वो वाक़या अगले 12 महीने के अंदर अंदर हो जाएगा, 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस, और उस फाइनेंशियल एसेट की ज़िंदगी में कभी भी हो सकता है, वो प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई कर लेंगे तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। जनरल अप्रोच ये है कि इनिशियली एसेट जब रिकॉर्ड होगा तो साथ इम्पेयरमेंट लॉस की भी एंट्री होगी। कितनी अमाउंट से? 12 मंथ एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस। फिर उसके बाद हर साल के एंड पे देखा करेंगे कि क्या क्रेडिट रिस्क सिग्निफिकेंटली बढ़ गया है या नहीं बढ़ा। कब से कंपेयर करके? इनिशियल रिकग्निशन से। अगर बढ़ गया है तो 12 मंथ की फिगर छोड़ के लाइफ टाइम वाली फिगर पे आ जाएंगे, और अगर नहीं बढ़ा तो 12 मंथ वाली फिगर पे ही रहेंगे। और अगर एमोर्टाइज कॉस्ट का एसेट है तो फिर ये एक एक्यूमुलेटेड इम्पेयरमेंट लॉस की तरह का अकाउंट बन जाएगा। लॉस अलाउंस का नाम बोला था। कहाँ प्रेजेंट हुआ करेगा? इन्वेस्टमेंट में से लेस होके। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI है तो ये फेयर वैल्यू रिजर्व में ही क्रेडिट जाएगा। और सिंप्लीफाइड अप्रोच ये थी कि अगर डेटर्स और कॉन्ट्रैक्ट एसेट्स इनमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट नहीं है तो सिंप्लीफाइड अप्रोच ही लगेगी, और अगर इनमें सिग्निफिकेंट फाइनेंसिंग कंपोनेंट है और साथ लीज रिसीवेबल तो इनमें कंपनी की मर्जी है चाहे सिंप्लीफाइड अप्रोच लगाए चाहे जनरल अप्रोच लगाए। सिंप्लीफाइड अप्रोच में फ़र्क सिर्फ इतना है कि इनिशियली भी और हर ईयर एंड पे भी लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस ही लगेंगे, और एंट्री इसकी वही अमोर्टाइज कॉस्ट वाली ही होगी क्योंकि इन एसेट्स में फेयर वैल्यू थ्रू OCI तो होता ही नहीं है। फिर उसके बाद था कि एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस के बाद क्रेडिट इम्पेयर्ड, और क्रेडिट इम्पेयर्ड मैंने फिर कह रहा हूँ कि ये राइट ऑफ नहीं है। क्रेडिट इम्पेयर्ड का मतलब सिर्फ इतना है कि जिस बात का डर था, जिस वाक़े का डर था वो वाक़या हो गया, तो फिर ये इन्वेस्टमेंट क्रेडिट इम्पेयर्ड है। इसमें दो बातें थीं। एक ये थी कि शुरू में सब सही था, बाद में क्रेडिट इम्पेयर्ड बनी, और इसमें तरीका क्या करना था कि जब क्रेडिट इम्पेयर्ड बनी उससे अगले साल जो इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगी वो नेट अमाउंट पे कैलकुलेट होगी। नेट मतलब एसेट लेस लॉस अलाउंस, और एसेट डेबिट पूरी अमाउंट से होगा और डिफरेंस साथ लॉस अलाउंस क्रेडिट हो जाएगा। और किसी स्टूडेंट ने पूछा था कि अगर बाद में कभी वो क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं रह गया तो फिर उस साल की इनकम ओपनिंग के हिसाब से कैलकुलेट होगी, यानी नेट पे ही। क्रेडिट इम्पेयर्ड है चाहे नहीं है, इंटरेस्ट का ताल्लुक उसके बाद अगले ईयर पे पड़ना है। CD बैलेंस जैसी हालात हैं उसके मुताबिक होगा, लेकिन इंटरेस्ट इनकम BD के हिसाब से कैलकुलेट होनी है। यानी अगर 2019 के एंड पे क्रेडिट इम्पेयर्ड हो रहा है तो 19 की इनकम पूरी ग्रॉस अमाउंट पे ही लगेगी, और अगर 21 के एंड पे अब क्रेडिट इम्पेयर्ड नहीं रह गया तो 21 की इनकम बहरहाल नेट अमाउंट पे ही लगेगी, उसके बाद से फिर वापस ग्रॉस पे लगनी शुरू हो जाएगी। ये किया था। और अब लास्ट पोर्शन इस सेक्शन का ये है कि हमने खरीदा ही एक माजूर एसेट था जो शुरू से ही क्रेडिट इम्पेयर्ड था, क्योंकि जिस कंपनी का डिवेंचर हमने खरीदा था उस कंपनी के हालात ख़राब थे, तो हमने क्यों खरीदा ऐसा लूला लगना एसेट? सस्ता मिल रहा था, तो उसको कहते हैं परचेज्ड और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इम्पेयर्ड फाइनेंशियल एसेट। परचेज से मुराद ये है कि वो मार्केट से ख़रीदा और इस वक्त वो बहुत सस्ता था, और ओरिजिनेटेड का मतलब है कि कंपनी ने बड़े मुश्किल हालात में लोन रेस किया है और उन्होंने बड़ी मिन्नतें की हैं पब्लिक के, हमें पैसे दे दो, बड़े डिस्काउंट पे उन्होंने इशू किया है, तो ये ओरिजिनेटेड क्रेडिट इम्पेयर्ड है।
यानी उसको इस बदनामी के साथ ही कंपनी डिबेंचर इशू कर रही है, तो ये ओरिजिनेटेड है। और अगर पहले सब सही था, बाद में उसके मार्केट में हालात गिरे हैं और अब हमने मार्केट से जाकर सस्ता खरीदा है, तो ये परचेज्ड क्रेडिट इंपेयर्ड है। इसकी अकाउंटिंग में फर्क ये पड़ेगा कि चूंकि हमें इनिशियल रिकग्निशन के टाइम पे ही पता, अच्छा इसका सवाल ना मैंने खुद बनाया हुआ है, इसका ना मुझे कहीं स्टैंडर्ड में सवाल मिला है, ना कहीं किसी किताब में सवाल मिला है, ना कहीं पास पेपर में इसका सवाल है, ये खुद ही मैंने इसका एक सवाल बनाया हुआ है। परचेज्ड और ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड का करना ये है, ये मैं आपको एक सवाल से सिखाता हूं। हाँ मैं सोच ही रहा हूँ यार, मेरे चलने फिरने से लोग सो रहे होते हैं तो मैं चले खैर है, जब जितना मैं बोर्ड पे ज़्यादा सॉल्व नहीं करता, मैं इस पे खोल लेता हूँ। वैसे तो चलने खड़े होकर चल फिर लेता हूँ, लेकिन सॉल्व फिर बोर्ड पे नहीं करता। रेहान ये ऑन कर दे यार। अच्छा, अगर एसेट परचेज्ड ही हमने खराब वाला एसेट किया है जो कि मार्केट में बहुत सस्ता मिल रहा था, तो इसके लिए ना मैंने मुख्तलिफ सिनेरियोज डाल के एक सवाल बनाया हुआ है, और वो मैंने ही बनाया हुआ है, कहीं से मिला नहीं मुझे, तो उसको मैं सवाल सोल्यूशन से डिस्कस करता हूँ, और जो आपको मुश्किल लगेगा वो चलो यहाँ टी अकाउंट बना दूंगा, और वो डिस्कस करते करते ही समझाता हूँ कि इसकी ट्रीटमेंट क्या है। लेकिन उसमें चूंकि काफ़ी सारी कैलकुलेशन है ना, तो इसलिए सुस्ती ना करना यार, एक काम कह रहा हूँ वो कर लें। एक बार आपकी नज़रों से सारा गुजर जाएगा ना, तो फिर मेरी डिस्कशन वाली बात भी समझ आएगी। आप लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ें, सेट 2 पे हूँ मैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़ें और नियत के साथ इसका सोल्यूशन अच्छी तरह देख के समझने की कोशिश करें। इसको आप समझें असाइनमेंट ये है, हम इसको डिस्कस ही करने लगें। अगर आप यही सवाल दोबारा कर लें, 3 बार कर लें तो बहुत है, क्योंकि इसके लिए और मटेरियल नहीं है। ये मैंने सिनेरियो सोच सोच के बनाए थे, 3-4 साल बनाए थे और डिफरेंट सिनेरियो सोच के बनाए थे। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 सेट 2 पढ़ा रहा हूँ मैं अभी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़िए, अभी कर लो लाइट ऑन, आप लोग तब तक पढ़ तो लेना, लाइट ऑन कर लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 लेकिन इसको अच्छी तरह ध्यान से सॉल्यूशन समझने की कोशिश करनी है। आप एक बार कोशिश करेंगे ना, फिर मेरी डिस्कशन समझ आएगी। रेहान नहीं यार, मुझे नहीं लगता कि प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 सवाल पढ़ लें और सॉल्यूशन को अच्छी तरह देख के समझने की कोशिश कर लें, फिर मैं करता हूं डिस्कस। फौरन नहीं छोड़ देना कि बिल्कुल समझ नहीं आया, कोशिश पूरी करें।
जो लोग बाद में क्लास में आके बैठे हैं, मैंने कहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन 9 पढ़िए, उसका सोल्यूशन अच्छी तरह समझने की कोशिश करें, फिर मैं डिस्कस करता हूँ। जितना भी समझ आए पहले अपने तौर पे पूरी कोशिश करिएगा।
हाँ जी, कर ली एफर्ट तो मैं जैसा भी टूटा फूटा समझ आया, बस एक बार गुजार लेना नजरों से। मैंने इसमें इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह सब कैलकुलेट किए हुए हैं। ये कभी टेस्ट नहीं हुआ, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता कि इसमें क्या इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट करवाया जाएगा या गिवन होगा। ये कभी टेस्ट हुआ नहीं है। लेकिन बहरहाल अगर आप इसी सवाल को अच्छी तरह से समझ के ना को 2-3 दफ़ा दोहरा लें तो फिर ठीक है, आप हर सवाल के लिए तैयार हैं इंशाल्लाह। क्या नहीं, ओरिजिनेटेड का मतलब है कि जिस कंपनी ने डिवेंचर इशू किए उनकी हालत उसी वक्त ही पतली थी और उन्होंने बड़ी मिन्नतें कर करके कहा कि हमसे डिवेंचर ले लो, तो उस कंपनी ने डिवेंचर बहुत ज़्यादा डिस्काउंट पे इशू किए। ओरिजिनेट ही वो सस्ते के तौर पे हुए, वो ओरिजिनेटेड हैं, जबकि कंपनी के डिवेंचर इशू हो चुके थे, हमने कभी बाद में जाके मार्केट से खरीदे तो वो परचेज हैं, सस्ते मिले। यानी या तो हम जिस कंपनी ने डिवेंचर इशू किए हैं उन्हीं से खरीद रहे हैं तो ये ओरिजिनेटेड है, कुछ अर्से बाद मार्केट से खरीद रहे हैं तो परचेज हैं। क्या फ़र्क पड़ता है इससे, क्या फ़र्क पड़ रहा है? हाँ मतलब इससे फ़र्क कोई नहीं पड़ने लगा अकाउंटिंग के ऊपर। चलें जी, जो लोग भी देख रहे थे, अगर देख लिया तो मैं इसको डिस्कस करता हूँ और समझाने की कोशिश करता हूँ। खुद ही चल जाएगा। चलें खैर है, वर्ड पे भी हो जाएगा और फिर वापस स्केप करने जाएगा। नहीं चलो खैर है। अच्छा, अब इसमें हुआ क्या? हुआ ये है कि नजर आएगा कि नहीं? नहीं है रेहान, नहीं सही नजर आ रहा। अच्छा चलो, हुआ ये है कि वो डिवेंचर्स जिनकी फेस वैल्यू 60,000 थी। अच्छा यहाँ लिखा हुआ रेहान, मुझे लगता है नजर आ जाएगा कैमरे में, देखना है, याद है? ठीक है, 60,000 फेस वैल्यू वाले डिवेंचर्स थे जो हमने खरीदे कितने के? 50,000 के। कॉन्ट्रेक्चुअली कितने पैसे मिलने थे? 10%, यानी 6,000। 4 साल कॉन्ट्रेक्चुअली ये होना चाहिए, जबकि एक्सपेक्टेड है कि इतने पैसे नहीं मिलेंगे। एक्सपेक्टेड है कि कितने मिलेंगे? शुरू में एक्सपेक्टेड था 85%। तो इन्वेस्टर की जेब से आज इतना जाएगा और कल को 6,000 का 85%, 5,100, 6,000 का 85%, 6,000 का 85% और इसका 85%, 100। ओरिजिनली कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज ये हैं, लेकिन एक्सपेक्टेड ये हैं। अगर इनका IRR निकालें यानी इफेक्टिव रेट, तो वो निकलेगा 10.627%। इसको कहते हैं क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट। आप आइए पेज, बल्कि आप क्या, मैं ही आ जाता हूं। क्या पढ़ा रहा हूं मैं? ये देखिए, क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। ये वो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा जो किन से निकला होगा? जो हम एस्टीमेट कर रहे हैं ना, जो हमें लगता है कि मिलेंगे,
उसको हम इस 50,000 से जब इफेक्टिव रेट निकालेंगे, वो जो आंसर निकलेगा वो क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। जब आपको इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट निकालना सिखाया था तो जीरो पे हम आउटफ्लो क्या रखते हैं? इनिशियल अमाउंट, बाकी कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज रखते हैं। फिर जो आंसर निकलता है वो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट होता है। अब क्या चेंज किया? कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की जगह अब जो इफेक्टिव रेट निकलेगा वो क्रेडिट एडजस्टेड है। क्या करने के लिए? हाँ, तो वो निकाल लिया ना, वो निकाल लिया। जैसे इफेक्टिव रेट निकालने का तरीका सिखाया था कि आप कोई से दो रेट लें और उनके ऊपर इनकी पीवी एनपीवी निकालें, फिर वो एक फार्मूला लगाएं, तो वो कर लिया। उसका आंसर 10.627% आया। अगर हमने ये लिया होता 50,000 और ये वाले कैश फ्लोज तो वो इफेक्टिव रेट होता। लेकिन अगर एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज लेंगे तो वो क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट होगा। ये जो क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट है, आइंदा अब हम इंटरेस्ट इनकम इसके ऊपर इस रेट से कैलकुलेट करेंगे। यानी अब जो एसेट वाला टेबल बनेगा वो इससे बनेगा और एंड पे जीरो ही तब होगा जब कैश फ्लोज में क्या लिखेंगे, ये वाले के ये वाले इफेक्टिव रेट। अब हमने उस टेबल में जो यूज करना है वो ये करना है, तो टेबल जीरो ही कब होगा? जब कैश फ्लोज में हम क्या लिख रहे होंगे, ये वाले, क्योंकि इन्हीं को यूज करके तो ये निकला था। तो हम टेबल में अब ये वाले कैश फ्लोज लिखेंगे तो इसने जाके जीरो होना है। अच्छा, अब टेबल का स्टार्टिंग पॉइंट तो वही होगा जो पहले होता है 50,000, तो 50,000 रुपए से इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। क्या फेयर वैल्यू उसकी? वो इतनी थी, हमने 50,000 का खरीदा, इतने ही की थी हमने, क्योंकि आपको बाय डिफॉल्ट जितने का खरीदा वही फेयर वैल्यू बताइए ना, तो वही आ गई 50,000 इन्वेस्टमेंट डेबिट कैश क्रेडिट। साल गुजरेगा, इंटरेस्ट इनकम कैलकुलेट होगी इसी 50,000 पे, इस रेट पे, इन्वेस्टमेंट डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। मैं बल्कि आपको वो, क्योंकि वो टेबल मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है, नहीं मैंने डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है। 31 दिसंबर 19 ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट, कैश फ्लो, क्लोजिंग बैलेंस 50,000 लगाएं इस पे 10.627%, 5314। यहाँ पे क्या लिखूँ? 5100, 31 दिसंबर 20, 50214। नहीं आप लीजिए ना, ये 5100। ये इंटरेस्ट इनकम नहीं ना निकालना टेबल में, तो एसेट पे तो इतना ही डेबिट होना जी। 31 दिसंबर 21, 5050 जी, 61 5011 और 31 दिसंबर 22, 56100 5389। ये बन गया एसेट का टेबल। किस रेट को यूज करके? ये क्रेडिट एडजस्टेड। तो जब एसेट पैदाइशी ही माजूर होगा, जब एसेट पैदाइशी ही क्रेडिट इंपेयर्ड होगा, तो उसके लिए हम अकाउंटिंग के लिए इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज करेंगे? क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट। और इस टेबल के अंदर कैश फ्लोज कौन से आएंगे? वो जो एक्सपेक्टेड शुरू में हमने क्रेडिट एडजस्टेड रेट निकालने के लिए लिए थे। ये एसेट का टेबल ऐसे ही बनेगा। मैंने चूंकि पीछे वो डब्बा बनाया है ना, तो मैंने इसलिए आपको ये शक्ल बना दी, क्योंकि मुझे भी अंदाजा है अगली बार मैं शायद वो डब्बा बदल के यही कर दूं, तो मैंने इसलिए आपको ये बना दिया डब्बा। एसेट के टेबल पे एतराज, स्टार्टिंग पॉइंट वही है, रेट इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट की जगह क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट, जो कि कैसे निकला हुआ है? एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज को सामने रखे, और जिससे निकला है उन्हीं कैश फ्लोज को यहां लिखेंगे तो ये जीरो होना। एसेट का टेबल ओके। तो 2019 की तो इनकम यही आएगी। चूंकि ये क्रेडिट इंपेयर्ड बहरहाल है, तो अब 2020 की इनकम किस पे रेट लगेगा? नेट के ऊपर। और उससे पहले 2019 के एंड पे हमें इंपेयरमेंट लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये दो ही फर्क हैं। एक फर्क ये है
कि अब जो हमने क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट निकाला है वो यूज करना है, और टेबल के अंदर वहां कैश फ्लोज में क्या लिखना है जो उसके लिए यूज किए, यही एक्सपेक्टेड कैश फ्लो। एक ये फर्क है। दूसरा फर्क जो मैं भी लॉस अलाउंस में सिखाने लगा, ये जो इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट है ये हमने इन कैश फ्लोज को जो कि उम्मीद है मिलेंगे उनको यूज करके निकाला है। अगर इसी रेट से, अच्छा ये रेट इनकी पीवी किसके बराबर ला रहा है, ये रेट इस अगर इसकी पीवी निकालें, जीरो नहीं, इनकी पीवी 50,000 कि ये इन्वेस्टर इन्वेस्ट करेगा और ये कल को मिलेगा। इनकी पीवी अगर निकाले, जितना भी समझ आ जाए उस पर सब्र शुक्र करिएगा, लेकिन कोशिश जारी रखिएगा। क्रेडिट एडजस्टेड रेट अगर इन एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज की पीवी निकालें तो कितनी आएगी 50,000। लॉजिकल बात है कि जब इसके ऊपर हमने इफेक्टिव रेट निकाला है तो इनकी पीवी इसके बराबर ही आनी है। ये तो है एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज, लेकिन अगर उतने ही मिल गए जितने कॉन्ट्रेक्चुअल थे तो फिर हम करेंगे ये कि इसी पे इनकी पीवी निकालें। इसी पे अगर इन कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज की पीवी निकालें तो उसका जो आंसर निकलेगा वो निकलता है ये यूज तो हमने करना है क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट। अगर उन कैश फ्लोज की पीवी लेते जो कॉन्ट्रेक्चुअल है तो वो इतनी आती, यानी हम इन्वेस्टमेंट इनिशियली शायद इतने से डेबिट करते, हमने इतने से की। ये बात थोड़ी सी समझते हैं क्योंकि यही मेन पॉइंट है। अगर ये समझ आ गया तो फिर इसके अगले ईयर समझ आएंगे। क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट लेना है क्रेडिट इम्पेयर्ड के लिए, ये बात पक्की ऐसे ही है कि हमने क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट लेना है। अगर क्रेडिट एडजस्टेड इफेक्टिव रेट लेना है तो जितने कैश फ्लोज मिलने की उम्मीद है, ये जो अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट है ना, इसकी लॉजिकल कैलकुलेशन ये है कि हम इनिशियली एक अमाउंट रिकॉर्ड करते हैं, फिर उस पर इंटरेस्ट लगा लगा के इसको बढ़ाते जाते हैं, और फिर कैश मिलता जाता है तो कम करते जाते हैं, और एंड पे जीरो क्यों हो जाता है? क्योंकि जितना कैश मिलना था उसी की पीवी पहले दिन रिकॉर्ड की थी, तो उसी रेट से इसको बढ़ाते जाएंगे, कैश लेते जाएंगे, तो एंड पे जीरो हो जाएगा। हमने चूंकि ये 50,000 इनकी पीवी रिकॉर्ड की हुई है, अगर इसकी बजाय ये मिल जाते तो इसकी पीवी कितनी बनती है? यानी हम अगर एसेट को अभी इस वक्त 50,000 पे रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इतना हमने उसको ऑलरेडी शक में ही कम कर लिया हुआ है। 88-24 हमने इसको ऑलरेडी शक में ही कम कर लिया हुआ है, तभी तो हम कैश फ्लोज एक्सपेक्टेड वाले लिखने लगे। तो इस 8,000 के लॉस की हम ऑलरेडी ही एसेट की इनिशियल अमाउंट ही कम कर चुके हैं। अब आइंदा जब हम लॉस अलाउंस निकालेंगे, और अगर अगले ईयर्स में लॉस अलाउंस लेट से 10,000 बनता है, लॉस अलाउंस क्या होता है? जितना पैसा डूबने का चांस है। अगर हमने फिर उस 10,000 को रिकॉर्ड कर लिया तो डबल हो जाएगा। इसलिए इनिशियली एक बार ये अमाउंट निकाल ली, अब ऑनवर्ड जो लॉस अलाउंस होगा वो हम अकाउंट फॉर तो वैसे ही करेंगे जैसे पहले करते आए थे, लेकिन उस लॉस अलाउंस की अमाउंट को नहीं, जो इस 88-24 से एक्स्ट्रा होगी उसको बस। यानी अब जब 2019 एंड हुआ तो अब पैसे डूबने का चांस इतना था, नहीं सॉरी चांस नहीं था ये, हाँ ठीक है, ये पैसे डूबने का चांस इतना था, ये बन गया लॉस अलाउंस। अब इस लॉस अलाउंस को हम अकाउंट फॉर करने की बजाय 88-24 तो इनिशियली ही एसेट रिड्यूस कर चुके, तो जो ऊपर वाला 29 है इसकी फिर हम लॉस अलाउंस वाली अकाउंटिंग करेंगे, और अकाउंटिंग वही करेंगे जो पहले सीखी थी। एक फर्क ये कि टेबल में इंटरेस्ट रेट कौन सा यूज होगा? क्रेडिट एडजस्टेड, और अगर वो सवाल में गिवन हुआ तो बेस्ट है, अगर निकालना पड़ा तो इनिशियल अमाउंट और कौन से कैश फ्लोज जो एक्सपेक्टेड है, और हर दिन हर ईयर पे ये एक्सपेक्टेड कैश फ्लोज का एस्टीमेट रिवाइज नहीं करना, वही जो शुरू में था उससे हमने ये रेट निकाल लिया। अगर सवाल में गिवन है तो ठीक है, नहीं तो ऐसे निकालना पड़ सकता है। टेबल में अब ये रेट यूज होगा, लेकिन लॉस अलाउंस की कैलकुलेशन ऐसी होगी कि जितना हम पहले ही एसेट को कम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो तो एसेट को ही कम रिकॉर्ड कर लिया, अब जो इंपेयरमेंट उससे ऊपर पूरा वाला पोर्शन है उसको काउंट फॉर करना है। तो इसलिए 2019 के एंड पे आके जो लॉस अलाउंस निकला वो इतना निकला। अच्छा, अब चूंकि ये है ही क्रेडिट इंपेयर्ड तो लाइफ टाइम लॉसेस के 12 मंथ लॉसेस, लाइफ टाइम लॉसेस, तो वो निकला 2019 के एंड पे इतना, इतने को छोड़ के बाकी को हमने लॉस अलाउंस लेना है। और मैं आपको चूंकि पहले टी अकाउंट बताया था तो इसका टी अकाउंट ही बताता हूँ। मैंने पीछे सोल्यूशन में बनाया तो टी अकाउंट है, लेकिन वो डब्बे की शक्ल में है तो वो कुछ बच्चों को मुश्किल हो रही होगी। $2019 का CD
11 की बजाय 2992 रखेंगे। इम्पेयरमेंट आ गई। इनिशियल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट उस टेबल से उठाई, और ये पेमेंट लॉस डेबिट, लॉस अलाउंस क्रेडिट 2992। ओके, उस टेबल के अंदर हम इन्वेस्टमेंट कितने से क्रेडिट करते जाएंगे तो आखिरकार जीरो होगा। वो जो वर्किंग बनाई मैंने रेहानो तक दिखाना यार जरा एंड पे। उस टेबल में जो कैश वाला कॉलम बनाया हुआ है उतने से ही एसेट से माइनस करेंगे तो एंड पे जीरो होना है। तो मैं एंट्री के अंदर इन्वेस्टमेंट को कितने से क्रेडिट करूंगा तो अल्टीमेटली वो जीरो होनी है 51। ये देखें 51। लेकिन 2019 में कैश मिल ही 48 रहा है। अब इनका डिफरेंस हम टेबल में कहीं एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये तो मौके के ऊपर ही जो कैश मिलेगा कम मिलेगा या ज्यादा मिलेगा। तो एक तो हमने शुरू में ही अंदाजा 51 का लगा लिया था और उस पर टेबल को फैला लिया। अब उसके बाद जब कैश मिलेगा तो जितना मिलेगा हम तो उस पर शुक्र ही करेंगे। तो इसलिए अब अगर एंट्री में डिफरेंस हुआ तो वो पीएनएल में ही जाएगा। देखें फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई सिर्फ फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट को ओसीआई में लेके जाता है, बाकी सारी कैलकुलेशंस की अमाउंट कॉस्ट वाली होती हैं। तो जितना कैश मिलेगा वो डेबिट, इन्वेस्टमेंट में 5100 ही क्रेडिट, और उस वक्त जो कमी बेशी होगी वो तो तभी पता चलेगी। तो वो फिर अब हम लोग पीएनएल में ले जाएंगे। जी ये मजीद पैसा डूबा, लेकिन टेबल चूंकि हमने अब 10.627 पे चलाना है, अब टेबल बार बार रिवाइज नहीं होना, तो मजीद कोई लॉस होगा वो पीएनएल डेबिट। अगर 51 की बजाय 52 मिल जाते हैं तो पीएनएल क्रेडिट हो जाएगा। यानी इसको आप समझें एस्टीमेट चेंज। अब जिस साल जितना कम ज्यादा मिलेगा वो उस साल में ही फिर पीएनएल में ले जाएंगे। 2019 की एंट्रीज 2020 ये सीडी बन गया बीडी। 2020 में वही टेबल, उस टेबल के अंदर इन्वेस्टमेंट में कितना डेबिट जाएगा 5336, ये 5336। लेकिन इनकम में कितना लेके जाना है इसको माइनस करके रेट लगाना है क्योंकि क्रेडिट इम्पेयर्ड है ना बहरहाल। तो 19 के एंड पे इन्वेस्टमेंट का बैलेंस क्या आ रहा था 50, उसमें से ये माइनस करें और फिर 10.627% लगा दें। और बाकी तो लॉस अलाउंस में ले जाएं। या फिर इसका एक स्टूडेंट ने मशवरा दिया था, वो मैंने वो मशवरा भी शेयर किया था कि इन्वेस्टमेंट के भी बीडी पे रेट लगा दें, लॉस अलाउंस के भी बीडी पे रेट लगा दें और डिफरेंस ले लें तो इनकम आ जाएगी। ये एंट्री लास्ट टाइम बता चुका था। इसमें फर्क सिर्फ इतना पड़ा है पैदाइशी क्रेडिट इम्पेयर्ड में कि एक तो कैलकुलेशन में रेट कौन सा यूज होना है क्रेडिट एडजस्टेड, और लॉस अलाउंस जो भी गिवन होगा उसमें से वो पैदाइश वाला लॉस माइनस करके बाकी की अकाउंटिंग होनी। ये फर्क पड़ा है, बाकी क्रेडिट इम्पेयर्ड जैसा ही है। 2020 का इंटरेस्ट रिकॉर्ड हो गया, कैश इन्वेस्टमेंट वही 5100 क्रेडिट, और अब 20 में कैश मिल रहा है 49 तो 200 पीएनएल में। अच्छा अब 2020 अब 20 में खड़े होके बेस्ट एस्टीमेट है ये, लेकिन हमने इसको नहीं अकाउंट फॉर करना, हमने इसका शुरू वाले 88 से डिफरेंस अकाउंट फॉर करना है क्योंकि ये 88 वो है जो हम पहले ही एसेट को कम रिकॉर्ड कर चुके हैं। अब जो 88 से ऊपर वाला लॉस डूबना है उसकी अकाउंटिंग होनी है। लॉस अलाउंस सीडी होता है, लॉस अलाउंस सीडी बैलेंस होता है। पहले सीडी समझ लें, वर्किंग आई है सामने। अब 2020 का सीडी क्या होगा 1859, ये 1859 सीडी है, ये आ जाएगा यहां पर सीडी। अच्छा ये इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट दोबारा देख लें। इन्वेस्टमेंट डेबिट उस टेबल से, रेहान वो दूसरी लाइन में 5336 इन्वेस्टमेंट डेबिट उसी से। अब इधर वापस आ जाए, इंटरेस्ट इनकम नेट पे लगना है जैसे क्रेडिट इम्पेयर्ड में लग रहा था 50214 माइनस 2992, इस पे रेट लगाएं तो ये बनेगा और इसका डिफरेंस लॉस अलाउंस में डाल दें।
तो अब जब ये लॉस अलाउंस में क्रेडिट आ गया 318, तो ये जहां पर एक क्रेडिट आ गया 318। इसका एक शॉर्टकट तो खैर नहीं, एक और तरीका एक स्टूडेंट ने सजेस्ट किया था कि आप, वैसे मैंने अपने सोल्यूशन में वैसे ही किया हुआ है, ब्रैकेट में भी वही लिखा हुआ है, ये आप इन्वेस्टमेंट के टेबल से उठा लें, वही रेट अलाउंस के बीडी पे लगा लें और फिर डिफरेंस लें तो इंटरेस्ट इनकम आएगा। ये फिगर ऑटोमेटिकली बैलेंस करने से वही निकल आएगी जो नेट पे रेट लगाने से आती। ये फिगर हमें इसलिए डालनी पड़ रही है क्योंकि इन्वेस्टमेंट में पूरा डेबिट करेंगे तो एंड पे जीरो बनेगा, वरना तो बैलेंस ही आता रहेगा। इसलिए हमें ये क्रेडिट क्रिएट करना पड़ा। इस एंट्री को जब यहां पोस्ट किया तो यहां आया, अब बैलेंस इधर के उधर, इधर 1451। अब ये इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल की बजाय इसको इंपेयरमेंट गेन कहा है, और वो तीसरे साल में आके मजीद बताता हूं, तीसरे चौथे साल में। अपेरेंटली तो वो इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल है, लेकिन ये गेन भी हो सकता है, तीसरे साल में बताता हूं आके। क्या जो हमने कम इन्वेस्टमेंट डेबिट की हुई थी इनिशियल के टाइम पे, वो ज्यादा करनी चाहिए, वो गेन है ये वाला? नहीं, ये तो जो हमने पहले एक पेमेंट लॉस बनाया हुआ, ये तो वो रिवर्स हुआ एक तरह से, अब वो थोड़ा रह गया। ये तो लॉस अलाउंस कम होने की वजह से, अभी तो आपको ये इंपेयरमेंट लॉस रिवर्सल ही कहूंगा मैं इसको। तीसरे साल में आके बताता हूं कि वो गेन कैसे बनेगा, बाकायदा गेन बनेगा। और 2020 में ये कैश की एंट्री होगी और ये हो गई इंपेयरमेंट लॉस की एंट्री। लॉस अलाउंस डेबिट, इंपेयरमेंट गेन क्रेडिट, ये हो गया 2020। अब 2021 ये आ गया बीडी। 2021 इंटरेस्ट वाली एंट्री, इन्वेस्टमेंट कितने से डेबिट, वो वहां उस टेबल में 5361। लॉस अलाउंस कितने से क्रेडिट, इस पे 10.627% लगा दें, और दोनों का डिफरेंस इंटरेस्ट इनकम, या फिर ये उस टेबल से इंटरेस्ट इनकम कैसे, नेट पे रेट लगा के और ये डिफरेंस लेके। अब जब आप इस एंट्री को यहां पोस्ट करेंगे तो यहां पर इन्वेस्टमेंट के अगेंस्ट क्रेडिट आ गया 198। 21 के एंड पे कैश मिला, ज्यादा मिल गया, ये भी एंड आ गया। यहां तक इंटरेस्ट की एंट्री, कैश रिसीट की एंट्री। अब ये देखें ये क्या होने लगा। जी जी, ये जो आप लेके इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 1981 ये नेट कॉस्ट है 19 क्या 300 एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट में कहाँ लिखा हुआ है? अब 31 दिसंबर 21 पे खड़े हैं और तब लॉस अलाउंस है इतना, क्योंकि अब जितने पैसे रह गए थे उसमें से इतने डूबने की उम्मीद है, ये इतना आ गया। अब ये उससे कम हो गया जो इनिशियली हमने एसेट कम रिकॉर्ड किया हुआ है, ये उससे कम हो गया। कम होने का मतलब है लॉस अलाउंस का नेगेटिव बैलेंस, यानी डेबिट बैलेंस। अब ये सीडी आ जाएगा यहां, और अब यहां बैलेंस करें इधर तो ये इंपेयरमेंट गेन आ जाएगा।
3722। और ये थोड़ी सी अंग्रेजी पढ़ लें। चैप्टर में पेज नंबर 13 पे आए। चैप्टर में पेज नंबर 13, चैप्टर में पेज नंबर 13। और ये जो आखिर में तीनों पॉइंट लिखे हुए 13 के एंड पे 1 2 3, ये तीनों पढ़ लें जी। 2.2 गए। पेज नंबर 13 एंड पे तीनों पॉइंट्स पढ़ लें। पढ़ लें। ये वाली बात तीसरे पॉइंट में समझाई हुई है। पहले पॉइंट में सिर्फ इतना बताया हुआ है कि इस तरह का हो जाता होता मामला, कोई मसला नहीं। दूसरे में बताया हुआ है कि इंटरेस्ट इनकम नेट पे लेनी है। तीसरे में लिखा हुआ है एंटिटी शैल ओनली रिकॉग्नाइज द क्यूमुलेटिव चेंजेस इन लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस सिंस इनिशियल रिकॉग्निशन। यानी ये जो लॉस अलाउंस कैलकुलेट कर रहे हैं 88 से ऊपर वाले, या 88 से ऊपर नहीं, 88 से डिफरेंस वाले। तो इसलिए हमने फिर 2992 और 1859 और ये रिकॉर्ड किए। एट ईच रिपोर्टिंग डेट एन एंटिटी शैल रिकॉग्नाइज इन P&L the amount of the change in lifetime expected credit losses as an impairment gain or loss. An entity shall recognize favorable changes as impairment gain even if the lifetime credit losses are less than, ये देखिए less than है, ये less than है, less than the amount of expected credit losses that were included in the estimated cash flows on initial recognition. इसलिए ये गेन आ गया यहां पर। अच्छा, गेन क्यों आ गया? लॉस, इंपेयरमेंट लॉस में गेन आने की तुक नहीं बनती, क्योंकि हमने 88 तो पहले ही एसेट कम रिकॉर्ड किया हुआ है। तो एक तरह का वो पहले ही लॉस है, और वो लॉस हमारी इंटरेस्ट इनकम को खाता गया। ऊपर से गया, वो हमारी इंटरेस्ट इनकम को खा चुका है, वो तो पहले ही लॉस है। हम तो उससे ऊपर वाले को लॉस अलाउंस कह रहे थे। तो अब अगर ये पॉजिटिव आ रहा है तो उसका मतलब है कि लॉस अलाउंस भी खत्म, और वो जो 88 हमने ऑलरेडी एसेट कम किया हुआ था वो भी रिवर्स होना शुरू हो गया। तो इसलिए इसको इंपेयरमेंट गेन कहेंगे। तो 2021 में, अब ये 2000 वो लाइट बंद करिएगा, 2021 में अब ये डेबिट बैलेंस ईडी है और उसकी वजह से ये गेन आ जाएगा। और ये हो गई 2021 की एंट्रीज। इंटरेस्ट की एंट्री, कैश की एंट्री, इंपेयरमेंट गेन की एंट्री। और इसी तरह से 2022 में भी होगा। इंटरेस्ट की एंट्री, कैश की एंट्री, और फाइनली इंपेयरमेंट लॉस को एडजस्ट करने की एंट्री। ये जो शुरू में हमने वो 8800 निकाला था, वो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉसेस निकाले थे। तो ये है, अगर हम पैदाइशी एसेट को ही क्रेडिट इंपेयर्ड लें तो दो मेन फर्क आए। एक तो ये कि जो इंटरेस्ट रेट यूज होना है वो क्रेडिट एडजस्टेड वाला यूज होना है, और दूसरा जो इंपेयरमेंट लॉस की अकाउंटिंग है वो उस 8800 से डिफरेंस वाले की अकाउंटिंग। ये है जी परचेज या ओरिजिनेटेड क्रेडिट इंपेयर्ड एसेट, और इंपेयरमेंट खत्म। वो भी लाइफ टाइम पे करते हैं, एंड वाली भी लाइफ टाइम पे करते हैं। नहीं, सिंप्लीफाइड और जनरल अप्रोच तो उनके लिए है जो क्रेडिट इंपेयर्ड नहीं थे। क्रेडिट इंपेयर्ड की अलग अकाउंटिंग है। इंपेयरमेंट लॉस खत्म जी। सेट 2 खत्म, लंबे लंबे सांस ले लें, फिर सेट 3 करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, 58,000। अच्छा, 58,000 और 8800 वाली बात दोबारा देखिए। इनिशियली रिकॉर्ड कितने पे किया? 50,000। वो 50,000 ही रिकॉर्ड होना बनता था क्योंकि हमने खरीदा ही 50,000 का।
अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही मिलने होते, अगर कॉन्ट्रैक्चुअल कैश फ्लो ही मिलने होते तो 50,000 से जितना ऊपर होता वो सब ओवर द पीरियड इंटरेस्ट इनकम के तौर पे फैल जाता। ठीक है, 50,000 इनिशियली, और जितना 6,000 6,000 6,000 6,000 60,000 होता वो सारा डिफरेंस इंटरेस्ट इनकम के तौर पे फैल जाता। हमने क्या किया, हमने 50,000 से ऊपर 5100 के हिसाब से इंटरेस्ट इनकम बनाई। तो हमने इंटरेस्ट इनकम थोड़ी बनाई ना, जितनी 6,000 के हिसाब से बनाते उससे थोड़ी बनाई ना। तो वो जो थोड़ी हमने इंटरेस्ट इनकम बनाई ना वो 8800 थोड़ी बनाई है। अगर हमने ये 6,000 के हिसाब से किया था तो जो इफेक्टिव रेट है वो डिफरेंट ना। हाँ, तो वो ओरिजिनल इफेक्टिव रेट होता ना, इसलिए हमने अकाउंटिंग ही क्रेडिट एडजस्टेड से करनी है। यानी इसमें ये हो रहा है कि जब आपको शुरू में पता कि आप फारिग डिबेंचर खरीद रहे हैं तो आप इनकम भी थोड़ी रिकॉर्ड करें। अब हमने ये 5100 पे जो कैलकुलेट किया हुआ इफेक्टिव रेट है एडजस्टेड, जी जी, उस पे डिफरेंट आ रहा है क्योंकि ये इसकी अकाउंटिंग ही यही है क्रेडिट इम्पेयर्ड की, कि आप शुरू से ही अकाउंटिंग इंटरेस्ट इनकम की ये सोच के चलाएं कि जितने पैसे मिलने उसके हिसाब से इंटरेस्ट इनकम चलाएं। वो जो 8800 है ना वो एक्चुअली लॉस नहीं रिकॉर्ड हुआ हुआ, वो जो ओवर 4 इयर्स इंटरेस्ट इनकम रिकॉर्ड होनी थी 6,000 के हिसाब से, वो इंटरेस्ट इनकम 8800 कम रिकॉर्ड होगी। ठीक है, क्योंकि हमने शुरू से ही बिल्कुल फारिग कमजोर सा मादूर सा डिवेंचर खरीदा है। तो इसलिए आईएस ये कह रहा है कि अगर आपको ज्यादा पैसे मिल गए तो चलो शुक्र अदा करना, लेकिन आप अभी से ही जितने पैसे मिलने की उम्मीद है उसी के हिसाब से ओवर द पीरियड इनकम फैलाएं। इसलिए इफेक्टिव रेट भी उन्हीं एक्सपेक्टेड कैश फ्लो के हिसाब से निकाला। तो हमने फिर 4 साल पे जो इनकम कम रिकॉर्ड की वो 8800 है। तो चूंकि हमने इनकम ही ऑलरेडी 8800 कम रिकॉर्ड करनी है, तो इसलिए लॉस अलाउंस भी अगर हम पूरा रिकॉर्ड करते तो वो डबल हिट करता। तो इसलिए हमने लॉस अलाउंस 8800 से डिफरेंट वाला लॉस अलाउंस रिकॉर्ड किया। और इसमें जो सवाल किसी ने, अगर कोई जाग रहा था, किसी को कुछ भी समझ आया, कुछ पूछना है तो पूछे जी। 2.2 पे आ गया जी। सर हर साल लॉस अमाउंट को अपडेट करके उसको आगे कई बार जी जी बिल्कुल, क्योंकि 8800 को हम ऑलरेडी इनकम खाने में एडजस्ट कर चुके। क्या ये 2019 का एंड है? हाँ, ये टोटल पैसे डूबना 11 है, जिनमें से 8800 का डूबना हम ऑलरेडी एडजस्ट कर चुके। अब जो उसके अलावा मजीद डूबना है उसको लॉस अलाउंस के तौर पे रिकॉर्ड किया। हाँ, जब आप पहले भी लॉसेस निकाल रहे थे तो हर साल के जो लॉसेस की अमाउंट होती थी वो सीडी बैलेंस था या फर्दर लॉसेस थे। तो अब वो जो 11 था उसकी जगह अब 10 रह गया। इस 8800 को अगर छोड़ दें, अगर ये नॉर्मल क्रेडिट इंपेयर्ड वाला सवाल होता तो 2019 में ये सीडी होता, 2020 में ये सीडी हो जाता। और ये लॉस अलाउंस होता है कि कितने पैसे डूबेंगे। तो चूंकि हम 8800 का डूबना पहले ही एडजस्ट कर चुके, कैसे, जितने लोग भी जाग रहे हैं सुन रहे हैं, 8800 कैसे एडजस्ट कर लिया? इंटरेस्ट इनकम कम रिकॉर्ड होगी। वो तो मैंने आपको समझाने के लिए मुझे आसान था तो मैंने आपको कह दिया एसेट कम रिकॉर्ड किया। असल में एसेट नहीं कम रिकॉर्ड हुआ, एसेट तो 50 का ही रिकॉर्ड होना था, 50 का रिकॉर्ड हुआ। लेकिन इस टेबल के बनाने से क्या होगा, इनकम कम रिकॉर्ड होगी। तो वो जो इनकम हम कम रिकॉर्ड कर रहे हैं ना वो एक्चुअली 8800 से कम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हम चूंकि इनकम को ऑलरेडी खा चुके हैं इस टेबल के अंदर, तो इसलिए पैसे डूबने का उस 8800 के एक्स्ट्रा जो है उसको हमने लॉस अलाउंस वाली अकाउंटिंग करनी है। अब ये 11 भी सीडी है, 10 भी सीडी है, ये मजीद 10 नहीं है। तो इस सीडी में भी तो जो 8800 के अलावा है उसको ही सीडी लेंगे ना। फिर आप कह रहे हैं इस 10 को अलग से सीडी लिख लें, वो तो 19 में कर लिया ना यार। वो 19 के एंड पे था, ये 20 के एंड पे है। हर साल के एंड पे लॉस अलाउंस चेंज हो रहे होते हैं ना। तो 19 के एंड पे हमारा बेस्ट एस्टीमेट ये था लॉस अलाउंस का, 20 के एंड पे बेस्ट एस्टीमेट ये, 21 के एंड पे 7000 है। हाँ, उसको हमने इनिशियल के अगेंस्ट जो डिफरेंस है उसी को लॉस अलाउंस का सीडी लेना है, क्योंकि अगर हमने इस पूरे को लॉस अलाउंस का सीडी ले लिया तो फिर ये डबल हिट हो जाएगी पीएनएल को। इसलिए उस 8800 के अलावा जो बाकी है उसको लॉस अलाउंस के जरिए लेके चलना है। चले, जिसको जितना भी समझ आया इस पर दोबारा कोशिश करिएगा। और है आगे समझ, चलो कमाल हो गया। हमारा सब्सिक्वेंटली बिकम क्रेडिट पेयर्ड, और इन दोनों में अगर हम इस वाली अकाउंटिंग को सब्सिक्वेंटली बिकम क्रेडिट पेयर्ड की तरह लेके चलते तो इंटरेस्ट रेवेन्यू पे तो मेरे ख्याल से फैक्ट मसला इंटरेस्ट इनकम का नहीं है, सिर्फ इंटरेस्ट नहीं बल्कि इंटरेस्ट इनकम का फर्क है ना। इंटरेस्ट इनकम की कैलकुलेशन का तरीका आपको सेम लग रहा है, लेकिन फिगर फर्क आ रही है ना। सर अगर हम हमारे ईयर एंड में फॉर एग्जांपल 11816 है, अगर हम इसके लिहाज से चलते और हम इनिशियल को ना देखते, चेंजेस को ना देखते, तो उसी के लिहाज से तो इफेक्टिव रेट भी तो फर्क होता ना। तो मैं ये कह रहा हूं इंटरेस्ट रेवेन्यू उस लिहाज से एडजस्ट ना होता।
अगर हम 2.1 की तरह ही लेके चलते ये क्रेडिट इम्पेयर्ड ओरिजिन परचेज वाले बुकिंग, तो मेरे ख्याल से तो इंटरेस्ट रेवेन्यू सेम ही आ जाएगा। अच्छा, यानी इसको पूरा 11,000 ही लें CD और इंटरेस्ट इफेक्टिव वाला ओरिजिनल रखें। हाँ जी, दूसरा ही वर्किंग जैसे हमने 2.1 में किया, तो इंटरेस्ट रेवेन्यू चेंज आएगा। इसको कैलकुलेट करने की कोशिश नहीं की, शायद चेंज आए, शायद, मतलब ये टेस्ट किया नहीं है, लेकिन जो इसका ऑफिशियल प्रोसीजर है वो यही है जो होता है। बाकी मैंने ट्राई किया नहीं जो आप कह रहे हैं कि अगर उस तरीके से भी कर लें, हो सकता है एंड रिजल्ट सेम ही निकले, क्योंकि उधर भी 50 से स्टार्ट किया, उधर भी 50 से स्टार्ट करते, इधर भी 0 लाना, उधर भी 0 लाना है, हो सकता है सेम होता, चेक किया नहीं है। लेकिन जो IAS का ओरिजिनल तरीका है वो क्रेडिट एडजस्टेड वाला ही है। अब उन बुजुर्गों ने क्यों किया पता नहीं, IAS पता नहीं क्या सोच के बनाते हैं फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाले। इम्पेयरमेंट लॉस, जो जरा सी भी किसी को बात समझ आई और सवाल पूछना चाह रहा है तो पूछें ताकि मैं इसको क्लोज करूं। इम्पेयरमेंट लॉस डन। इससे पहले कि मजीद शैतान वसवसे डाले, इम्पेयरमेंट लॉस से बाहर आते हैं। सेट 3। अच्छा, अब जो सेट 3 है ना, उसके लिए आई एडवाइज कि आप अगर जाग रहे हैं, होश से बैठे हैं, लाइट ऑन कर दे यार। तो हम एक एक्सरसाइज आपके साथ मिलकर ही मैं करता हूँ, फिर रेलिवेंट पेज पढ़ाऊंगा। पहले रेलिवेंट पेज नहीं पढ़ना, पहले खुद ही सोचना है। जो करना चाहे, अपनी एबिलिटीज़ को जज टेस्ट करना चाहे, वो ये काम करे। बाकी जो सुस्ती के मारे हैं वो बेशक पढ़ लेना। रीक्लासिफिकेशन समझा रहा हूँ, अभी किताब से नहीं पढ़ना, पहले ज़बानी सोचिएगा। रीक्लासिफिकेशन हमने पढ़े थे फाइनेंशियल एसेट्स की क्लासेस 5, एक ग्रुप में 3, एक ग्रुप में 2। अच्छा, एक ग्रुप में जो 2 हैं, यानी फाइनेंशियल एसेट जो दूसरे की इक्विटी हैं, क्या क्या क्लासेस हैं? फेयर वैल्यू थ्रू P&L और फेयर वैल्यू थ्रू OCI। बाद में ये एक दूसरे के अंदर स्विच हो सकते हैं, यानी एक इक्विटी इन्वेस्टमेंट हम पहले फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे थे, बाद में P&L पे जा सकते हैं, या पहले P&L पे थे, बाद में OCI पे जा सकते हैं? नहीं जा सकते। P&L से OCI में जा सकते हैं? OCI से P&L में भी नहीं जा सकते और P&L से OCI में भी नहीं जा सकते, क्योंकि OCI में 2 बातें हैं। एक इर्रिवोकेबल का वर्ड भी याद रखें, और दूसरा पैदाइश पे कसम खाई थी। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI के लिए पैदाइश पे कसम खाना जरूरी है और इर्रिवोकेबल है, यानी जिसको शुरू से फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे चलाया होगा तो चलाया होगा, बाद में नहीं वो OCI में आ सकता, क्योंकि इनिशियल रिकग्निशन कसम खानी है। और इर्रिवोकेबल का मतलब है कि आप फिर मुकर नहीं सकते। तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI में जो शुरू में आ गया वो आ गया, वो P&L में नहीं जा सकता, और P&L से होते हुए को बाद में OCI में नहीं आ सकता। रीक्लासिफिकेशन नाम से क्या लगता है? रीक्लासिफिकेशन के पहले क्लास कोई और थी, अब क्लास कोई और है। तो इसका मतलब है ये टॉपिक फेयर वैल्यू थ्रू OCI, फेयर वैल्यू थ्रू P&L इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो नहीं है। ये टॉपिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स के लिए नहीं है, डिवेंचर्स के लिए। अच्छा, डिवेंचर्स में भी एक क्लास ऐसी है फेयर वैल्यू थ्रू P&L, जिसमें 2 रास्ते थे, या तो बाकी दोनों में ना आता हो, या फिर इनिशियली कसम खाई हो। अगर तो इनिशियली कसम खाई हो तो ये उसके लिए भी नहीं है। तो ये डिवेंचर्स वाली इन्वेस्टमेंट के लिए टॉपिक है, तीनों क्लासेस के लिए। लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू P&L के लिए तब जब वो ऊपर वाली क्लासेस में ना आ रहा हो तो फिर, वरना फेयर वैल्यू थ्रू P&L में आने के 2 रास्ते थे, या तो ऊपर वाली क्लासेस में ना आता हो या फिर कसम खाई हो। तो अब जब कसम खाई हो तो वो भी चूंकि पैदाइश पे कसम थी, तो उसके लिए भी ये टॉपिक नहीं है। तो ये टॉपिक इक्विटी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है, और डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट में से वो जो फेयर वैल्यू थ्रू P&L था और उसमें भी जो कसम खाई थी, उसके लिए ये नहीं है, बाकियों के लिए है। तो रीक्लासिफिकेशन क्या होगी फिर? जब एक क्लास से दूसरी क्लास में शिफ्ट होगा। अच्छा, फेयर वैल्यू थ्रू OCI था, इमोर्टाइज कॉस्ट में क्यों शिफ्ट हो जाएगा? बिजनेस मॉडल चेंज हो जाएगा। फेयर वैल्यू थ्रू OCI के लिए क्या शर्त होती थी बिजनेस मॉडल के? होल्ड भी करना है और जरूरत करने पे सेल भी करना है। और अब अगर सेल करने का इरादा छोड़ दिया कि नहीं बस होल्ड ही करेंगे, तो फिर वो OCI से इमोर्टाइज पे चला जाएगा। इमोर्टाइज के लिए क्या शर्त थी? होल्ड करेंगे। और अब अगर इरादा कर लिया नहीं बेचा भी करेंगे, तो फिर वो OCI में चला जाएगा। और कंडीशन पूरी नहीं हो रही थी तो फेयर वैल्यू थ्रू P&L में था, अब हो गई कंडीशन पूरी तो वापस ले आएंगे। तो रीक्लासिफिकेशन का टॉपिक है इन डिवेंचर्स की इन्वेस्टमेंट के लिए, इमोर्टाइज कॉस्ट, फेयर वैल्यू थ्रू OCI, और फेयर वैल्यू थ्रू P&L वो वाले के लिए जो ऊपर क्लासेस में ना हो तो इधर आता था, कसम वाले के लिए नहीं। ठीक है, पहले तो ये 3 क्लासेस के लिए क्लियर कर लें कि किन के लिए टॉपिक है।
ओके अच्छा, अब इसमें करना क्या है, मैंने अंग्रेजी लिखी हुई है लेकिन पहले आप खुद से सोचिए। एमोर्टाइज कॉस्ट पे था, अब उसको फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे लाना है, क्या करें? फेयर वैल्यू पे अपडेट करना शुरू कर दें और इंटरेस्ट इनकम टेबल शेबल वो पहले जैसा ही बनता रहेगा या चेंज हो जाएगा? नहीं, वो इंटरेस्ट वाला टेबल वो वैसे ही बनता रहेगा या चेंज हो जाएगा? वैसे ही बनता रहेगा। और क्या चेंज आएगी? एक टेबल और बनेगा, वो तो फेयर वैल्यू पे अपडेट हो जाएगा ना, ठीक है। और अच्छा, इंपेयरमेंट लॉस भी पढ़ लिया हुआ आपने। लॉस अलाउंस के अकाउंट से हटके वो फेयर वैल्यू रिजर्व वाले अकाउंट में चला जाएगा, क्योंकि इंपेयरमेंट लॉस एमोर्टाइज्ड कॉस्ट में लॉस अलाउंस में बन रहा था, लेकिन फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में फेयर वैल्यू रिजर्व में बन रहा था। तो तीन बातें हुई, फेयर वैल्यू पे अपडेट होने लग जाएगा, फेयर वैल्यू रिजर्व क्रिएट हो जाएगा, टेबल वैसे ही बनता रहेगा, और लॉस अलाउंस एक कॉन्ट्रा एसेट अकाउंट से निकल के फेयर वैल्यू रिजर्व वाले में चला जाएगा। और अगर वो अमोर्टाइज कॉस्ट से फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आ रहा है तो फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे, टेबल शेबल बस छोड़ देंगे, और जो लॉस अलाउंस था वो भी खत्म। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में नहीं होता इम्पेयरमेंट लॉस, उस पर ही एप्लीकेबल ही नहीं है। इम्पेयरमेंट लॉस एप्लीकेबल ही बस पहली दो क्लासेस में था, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में एप्लीकेबल ही नहीं था। दोबारा सुने, एमोर्टाइज कॉस्ट पे था, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे आना है, तो एक तो एसेट को फौरन फेयर वैल्यू पे अपडेट कर लेंगे, और जो गेन लॉस है वो पीएनएल में जाएगा, टेबल शेबल आइंदा से बनना बंद, और लॉस अलाउंस वो भी एसेट के अगेंस्ट डेबिट होकर खत्म। जैसे वो एसेट रिवैल्यूएशन मॉडल पे रिवैल्यू होता था एक्यूमुलेटेड टू एसेट में से, ये भी सब लॉस अलाउंस एलिमिनेट हो जाएगा। ये हो गया अगर अमोर्टाइज कॉस्ट से बाकियों में जा रहा है। अब आपने करना ये है कि इसी तरह से पहले खुद सोचिए कि क्या होगा, फिर चैप्टर में नोट्स पढ़िएगा। अच्छा, अब आपने ना करना ये है कि ये जो पेज 15 ऑनवर्ड्स, ये तकरीबन कोई यही है, ये 2 सफ़े ही हैं बस, पेज 15 और 16। लेकिन इसको पहले ना आपने खुद सोचना है। मैंने हेडिंग दी हुई है कि कहां से कहां जा रहा है, पहले आप इसको खुद सोचिएगा, पहले खुद सोचिएगा, फिर उसके बाद मैंने सारी डिटेल लिखी हुई है, फिर उसके बाद आप पढ़ लें। जो चीज़ ना समझ आए वो मैं बिल्कुल बता देता हूं, लेकिन आपने पहले इसको खुद सोचना है, उसके बाद पढ़ना है। इस सबसे पहले एक चीज़ पढ़ लें, पेज नंबर 15 पे, पेज नंबर 15, ये पॉइंट नंबर 3 के नीचे एक डब्बा बनाया हुआ है। ये इंपॉर्टेंट बात है कि ये रिक्लासिफिकेशन करनी कब है, एंट्री रिक्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग करनी कब है। ये पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें, ये अच्छी एग्जामिनेबल चीज हो सकती है। पॉइंट नंबर 3 वाला डब्बा पढ़ लें, पेज नंबर 15, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 पढ़ लें और उसका डब्बा पढ़ लें कि रिक्लासिफिकेशन की अकाउंटिंग करनी कब है। जिस दिन मर्जी चेंज हो, हमने अगले साल के शुरू से चलानी है अकाउंटिंग। क्लास जब मर्जी चेंज हो, हमने ये अकाउंटिंग चलानी है अगले साल के पहले दिन से। तो जिस साल में हम खड़े हैं उसमें चेंज हो रही है, उसमें वही अकाउंटिंग होगी पूरे साल। अगले साल के पहले दिन से ये रिक्लासिफिकेशन एडजस्टमेंट होकर और नई अकाउंटिंग शुरू हो जाएगी। चलें, पेज नंबर 15 और पेज नंबर 16 पढ़ लें अच्छे तरीके से, लेकिन पहले खुद सोचिएगा फिर पढ़िएगा। ये सारा कंप्लीट पढ़ लें, पेज 15-16। और ये जो मैं भी बात कर रहा था कि किन पे एप्लीकेबल नहीं है, ये पेज 15 के दरमियान में एग्जाम नोट के डब्बे में लिखा हुआ मैंने। — 15-16 पढ़ लें, फिर बात करते हैं आगे। ध्यान देने, बोतल ला दे यार भर के। नहीं, वो तो डिपेंड करता है ना कहाँ जा रहे हैं। अगर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में जा रहे हैं तो जो भी गेन लॉस है वो ओसीआई में जाएगा। अगर पीएनएल में जा रहे हैं तो जो गेन लॉस है वो पीएनएल में जाएगा। हाँ।
नहीं, एमोर्टाइज कॉस्ट से फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई पे जाए या फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से एमोर्टाइज कॉस्ट पे जाए, इस टेबल पे तो फर्क नहीं पड़ता, ये तो वैसे ही चलता रहता है। इंटरेस्ट वाले टेबल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। एमोर्ट, अच्छा सॉरी, पढ़ लें। पेन दिखाइए। पेज 16 के टॉप पे जो बुलेट पॉइंट लिखा हुआ है, ये मैंने आपको कहा था लॉस अलाउंस की जगह फेयर वैल्यू रिजर्व यूज कर लें, क्योंकि आईकेप के सूची में यही हुआ है तो यही यूज कर लेते हैं। पेज 16 के टॉप पे बुलेट पॉइंट जो मैंने कहा है ना, रिकॉग्नाइज्ड एज आ लॉस अलाउंस ओसीआई, सेंटेंस के स्टार्ट वाला लॉस अलाउंस नहीं, एंड वाला लॉस अलाउंस। इसको मैंने आपको सवाल कराते हुए कहा था कि इसको हम फेयर वैल्यू रिजर्व के नाम से यूज कर लिया करेंगे, तो ये वही फेयर वैल्यू रिजर्व है जी। हाँ, ये लॉस अलाउंस बन रहा होता है ना, तो ये एसेट में से लेस होता है, एक्यूमुलेटेड पेमेंट लॉस की तरह की चीज। ये लीजिए, शुक्रिया यार। डेढ़ पेज है यार, मुश्किल से पढ़ लिया। अच्छा
कहाँ पर? P&L में जो reclassify amortized cost जी वो तो फर्स्ट टाइम पता बताता हूँ। हाँ जी, बातें ही करे जा रहे हैं और पढ़ तो रहे नहीं। वैसे चैप्टर में से दो किस चीज पे है? जो 5 सेट्स में सब पे मतलब अभी लास्ट टाइम वो क्लासिफिकेशन में भी सवाल आया है, ये पेमेंट पे भी सवाल आया है, कंपाउंड फाइनेंस इंस्ट्रूमेंट से भी सवाल आया है, क्योंकि अब उसने ग्रिड बनाया है तो उसके अंदर सारा कुछ ही टेस्ट करेगा। पेज नंबर 15 ये मैं आपको बता चुका था अभी ज़बानी। पेज 16 अगर पहले था फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे और अब लेके जाना है उसको या तो फेयर वैल्यू थ्रू OCI में या फिर अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट में। अब चूंकि पहले भी फेयर वैल्यू पे था अब भी फेयर वैल्यू पे जाना है, तो फेयर वैल्यू पे अपडेट करेंगे P&L, उस दिन तक अपडेट करके P&L। अब से ऑनवर्ड वो फेयर वैल्यू OCI पे जाया करेगा। और पहले टेबल बनता था, फेयर वैल्यू थ्रू P&L पे था, फेयर वैल्यू थ्रू OCI पे जाने लगे। पहले वो टेबल बनता था, अब बनेगा, लेकिन अब टेबल बनने का स्टार्टिंग पॉइंट पहले दिन वाला नहीं हो सकता, क्योंकि पहले दिन से तो बनना ही नहीं है टेबल। तो अब जो रिक्लासिफिकेशन डेट पे उसको फेयर वैल्यू पे अपडेट किया, वो स्टार्टिंग पॉइंट, वो टेबल में इनिशियल ओपनिंग बैलेंस आएगा और उस दिन से ऑनवर्ड उस वैल्यू को लेके रिमेनिंग कैश फ्लो पे इफेक्टिव रेट निकलेगा। जी जो रिक्लासिफिकेशन डेट थी बेसिकली जो हमने जैसे इसको चेंज कर दिया वो थी 30 जून 18 ईयर एंड क्या है? 27 सितंबर। ठीक है, लेकिन इसको हमने अप्लाई करना है 1 जनवरी 19 से। जी और फेयर वैल्यू रिक्लासिफिकेशन डेट ये 30 जून 18 के नहीं 1 जनवरी 19, 1 जनवरी 19 पे ये अपडेट होगा फेयर वैल्यू पे। उस दिन से ऑनवर्ड अब टेबल के अंदर इस वैल्यू ने आना है और उस दिन से ऑनवर्ड जो कैश फ्लोज रह गए उनकी बेस पे इफेक्टिव रेट निकलेगा और अब से ऑनवर्ड वो टेबल बनना शुरू हो जाएगा। जी जी नहीं ना, हम उसकी रिक्लासिफिकेशन डेट मान ही, जैसे अगर 2000 ईयर एंड अगर दिसंबर है और अगर 2018 में वो किसी भी दिन 2018 में हो जाता है रिक्लासिफाई, हम उसको रिक्लासिफाई ऑफिशियली मान ही नहीं, हम कहते हैं यार अगले दिन अगले साल आना, हम उसको रिक्लासिफिकेशन के लिए एडमिट ही 1 जनवरी 19 को करेंगे। तो उस दिन से ऑनवर्ड टेबल चलना शुरू हो जाएगा और उस दिन से ऑनवर्ड इंटरेस्ट के टेबल के साथ साथ लॉस अलाउंस भी चलना शुरू हो जाएगा। और वो जो इनिशियली हम 12 मंथ लॉस की एंट्री करते थे वो भी अब वही 1 जनवरी 19 को होगी। ये लिखा हुआ है फर्स्ट फेयर वैल्यू थ्रू P&L से फेयर वैल्यू थ्रू OCI में जाने पे, और फेयर वैल्यू थ्रू अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट में भी तकरीबन सेम बातें लिखी हैं। और अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI से जाना है फेयर वैल्यू थ्रू P&L में तो लॉस अलाउंस वो किधर जाएगा? लॉस अलाउंस तो इनफैक्ट था ही नहीं, फेयर वैल्यू रिजर्व था, तो अब वो P&L में जाने लगा है तो रिजर्व तो रखना ही नहीं है, वो सारा का सारा P&L को ट्रांसफर हो जाएगा और आइंदा से टेबल बनना बंद हो जाएगा। कौन सी? फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट P&L क्रेडिट, और टेबल बनना बंद हो जाएगा आइंदा से। फेयर वैल्यू रिजर्व में रखा हुआ था ना, फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट P&L क्रेडिट, और टेबल बनना बंद हो जाएगा। जी लास्ट बता रहा हूं, OCI से अगर P&L को जा रहा है तो टेबल बनना बंद हो जाएगा और जो फेयर वैल्यू रिजर्व रखा हुआ था वो सारा P&L को ट्रांसफर हो जाएगा। और लास्ट अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट, फेयर वैल्यू पे आना शुरू हो जाए, अपना फेयर वैल्यू बंद, टेबल बनना शुरू हो जाएगा, उसी दिन इफेक्टिव रेट निकलेगा और जो रिजर्व था वो एसेट के अगेंस्ट क्रेडिट होकर खत्म हो जाएगा, P&L में नहीं, एसेट के अगेंस्ट। फेयर वैल्यू थ्रू OCI से अगर फेयर वैल्यू थ्रू P&L में आना है तो फेयर वैल्यू रिजर्व P&L में आएगा, लेकिन अगर फेयर वैल्यू थ्रू OCI से अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट पे आना है तो फेयर वैल्यू रिजर्व डेबिट एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट वाला टेबल वैसे ही चलता रहेगा, क्योंकि वो तो टेबल वैसे ही चल रहा होता है फेयर वैल्यू थ्रू OCI में भी और अमॉर्टाइज्ड कॉस्ट में भी। हाँ ना, मतलब उसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं करनी, वो टेबल वैसे ही चलता रहेगा। अच्छा, क्लास खत्म करने से पहले जिन लोगों की बिल्कुल ही बस हो गई है वो भी, और जो पढ़ रहे हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ने चाह रहे वो भी, सारे के सारे भी, प्रैक्टिस सेट 3 प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 2 3। करने हैं तो कर लें, ज़बानी देखने तो ज़बानी देख लें, क्योंकि अब मैंने डी रिकग्निशन पढ़ानी है तो ये सारा दिमाग से निकाल के ब्रेक करके फिर डी रिकग्निशन पढ़ानी है।
तो प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 ज़बानी देखने तो भी काफ़ी हैं? नहीं नहीं, अभी डी रेकग्निशन पढ़ानी है, नहीं फिर IAS 32 रहता है, फिर हेजिंग रहती है। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 2, 3 अगर हो सकता है आपसे निकलवा ले, मैंने इनमें निकाला हुआ है, सिखाया भी है निकालना, हो सकता है निकलवा ले, हो सकता है दे ले। जो IAS की ओरिजिनल इलस्ट्रेटिव एग्जांपल थी उसमें शायद दिया हुआ था, तो आपको शायद दे दे, मैंने बहरहाल निकालना भी दिखाया हुआ है।
सोच रहे हो? हाँ जी, जो कर रहे थे तीनों देख लिया, कुछ नहीं पूछना है? हाँ नहीं बनता, नहीं इसीलिए तो तीनों का ज़बानी देख लें, वरना होता तो मैं बोर्ड में बताता। कोई बात नहीं, जब भी पेपर की तैयारी करेंगे, जब भी बैठ के, तो ये ढंग से कर ही लेंगे आप। चलें ठीक है जी, लेक्चर 41 ओके डन।